बस अभी सर मेरे को दिक्कत नहीं है, क्या पता कि कोई बच्चे ने डाउट पूछा तो उसका डाउट मेरे को कोई चीज याद नहीं आ रही, माइंड में क्लियर कर दे, इसलिए मैं आया। Atomic mass. Beta, what do you understand by the mass? सर वेट सर वेट Weight ऑफ of an object. वैल्यू ऑफ मैटर, वैल्यू ऑफ मैटर। Okay. So, is it possible to calculate a weight of a ant? प्रोटॉन्स। An यस ant? सर यस Is it possible sir. to calculate the value of an ant weight? यस सर यस सर जैसे Yes, एक चींटी है या फिर छोटी से छोटी चीज है, उसका हम आज तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिनकी वजह से हम उनके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? यस सर। आपको पता है कि एक जो पार्टिकल होता है एटम का, वो एक मैटर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है नहीं है? मतलब अगर एक चींटी भी है ना, तो वो भी करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी, जिनको हम एटम कहेंगे। इतने छोटे होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, मतलब 10⁻⁻24 तक के रेंज में एटम होते हैं, बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे एटम्स होंगे। तो एटम की ऑलरेडी रेंज बहुत कम होती है, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। तो क्या उनके एटम को ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि पार्टिकुलर हर किसी का एक एक एटम कैलकुलेट किया, हर किसी एटम का वेट कैलकुलेट किया जाए? सर वेट कर सकते हैं पर एटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं, अगर एटम मतलब एटम का वेट कैलकुलेट करना हो तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। ऑब्वियसली मुश्किलों का सामना Yes, करते sir, हुए yes, आज हमारे sir. पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसकी वजह से हम आज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त ये थियरीज बनी हैं या एटॉमिक मास वगैरह जब डिफाइंड हुए हैं, बेटा प्लीज लिसन टू मी, और बार बार, एक बार और 3 बार और 4 बार और मत बोलना, जस्ट लिसन टू मी। जो बीच में नहीं आया तुरंत बोलना कि सर ये नहीं आया। तो पहले क्या था कि मास को मेजर करने के लिए छोटी टेक्नोलॉजीज नहीं और थी। सर मास, वो एटम तो अपन देख ही नहीं पाते, सर उसको मास कैसे करते हैं, सर उसको वेट कैसे दे पाते होंगे उसका? एटम को मास, एटम के मास को मेजर आज तो हम विजिबल भी कर पा रहे, आज तो विजिबिलिटी है, लेकिन उस वक्त नहीं थी। तो मास, किसी एक का मास पता था, मान लो जैसे कार्बन का मास पता था, वो भी मास नहीं पता था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि उसके अंदर मास को कैलकुलेट ऐसे नहीं किया सकता। अब जैसे मान लो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो पूरा पूरा मास एक एटम का उसके न्यूक्लियस के अंदर केंद्रित होता है, ऐसा पता है ना? यस सर बिकॉज सर पता है। इलेक्ट्रॉन इज क्योंकि वेटलेस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हॉलो न्यूट्रॉन पार्ट में मूव करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो सेंटर पर होता है, और सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पर होते हैं। इसलिए मास का जो भी मास है एक एटम का, वो पूरा पूरा एटम के सेंटर पर यानी न्यूक्लियस पर सेंट्रलाइज्ड होता है, राइट? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड? केंद्रित होना मतलब उसी पे ही रह जाना, मतलब एक पार्ट है सेंट्रलाइज्ड, मतलब इसी के अंदर ही केंद्रित होता है, मतलब इसी से ही हमें पता चल पाता है। मान लो एक छोटा सा पार्ट है, सारा का सारा मास इस एटम के अंदर यहीं पर केंद्रित होता है, मतलब इसका मास जो भी है वही पार्टिकुलर इस एटम का मास होता है। मतलब जो भी सेंटर पर मास, क्योंकि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेंट्रलाइज्ड होते हैं, दोनों सेंटर पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उनके मास को हम कैलकुलेट करके डिफाइन करते हैं कि एक एटम का मास क्या होगा। आप अपने सबसे पहले अपनी अपनी बुकलेट को खोलो और पेज नंबर 11 पे खोलो, अपनी अपनी बुकलेट पेज नंबर 11। सर ओपनड। Opened. In the line it has been written actual mass of the atom of the elements are very very small, पेज right? नंबर? अरे यार पेज नंबर 11। यस सर लिखा है। पेज नंबर 11 खोल लिया सबने? किसी को अभी कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने नहीं खोला? नो सर। हाँ, नो सर। फिर तो नहीं बोलोगे पेज नंबर 11 12 13? अभी स्टार्ट करूं मैं बोलना? यस सर। यस सर यस। Okay. Actual mass of the atom of the elements are very very small. इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? जो एक्चुअल मास ऑफ एक एटम का है वो बहुत ही छोटा है। जो एटम बहुत ही कम है। एलिमेंट के अंदर जो मास जो है, देखो बेटा पहली बात तो एलिमेंट होता है, एलिमेंट किन से मिलकर बना होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स किन से मिलकर बना होता सर है? एटम्स।
मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ था। एटम्स से, ठीक है। अब एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है ये एलिमेंट पार्टिकुलरली, और एटम जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब एलिमेंट के अंदर जो एटम है, उस एटम का जो मास होता है बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, देखते चलना लाइन टू लाइन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज ए मास ऑफ 1.673 into 10 to power minus 24 ग्राम। मतलब वन एटम, सर यस सर आप पेज नंबर 11 पे क्या दिखा रहे थे? मैं कहीं गया हुआ था। यार मैं नहीं बता पाऊंगा, क्या स्लीप कर दो, जाओ यार प्लीज। अब गया हुआ तो मैं क्या करूं यार, उस वक्त बोल रहा था यार कि एक बार आ जाओ, आधा चल देता हूं। फिर ये क्लास केवल वेलोसिटी बेस में ही ऐसा होता और कहीं नहीं होता। आज तक मैंने किसी क्लास में नहीं देखा है। बीच में चिल्लाने की आदत, बीच में जबरदस्ती की बात करने की आदत, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने की आदत केवल इसी क्लास में और किसी क्लास में नहीं है। वन एटम ऑफ एटम, पेज नंबर 11 पे नीचे एक हेडिंग लिखी हुई है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। उसको हमें 1 by 1 लाइन टू लाइन करना है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा था। तो एक बार मैं जैसे बताऊंगा वैसे देखना, फिर आप घर पे देखना, आपको समझ आएगा। नहीं आएगा फिर से बताना, फिर से बताऊंगा। तो पहले लाइन से देखो एकदम सही से, फिर से देखो। आप प्लीज मत बोलना ऐसा, कुछ भी मत बोलना। मास ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी वेरी स्मॉल, पहली लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं उनका मास बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन हैज ए मास ऑफ 1.673 into 10 to the minus 27 ग्राम। तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैव अ मास इज इक्वल टू 1.673 into 10 to power minus 24 ग्राम। क्या बच्चे इस बात को समझ पाते हैं कि -24 का मतलब क्या होता है? सर बहुत छोटा, उतना ही बहुत ही छोटा ज्यादा सर। छोटा। सर अगर 10-20 Just लोगे wait, तो उतना just ही wait, छोटा। just wait for 1 minute. 2 by 10 का मतलब होता है 2 into 10 to power minus 1। 2 by 100 का मतलब होता है 2 into 10 to power minus 2। 2 by 1000 का मतलब होता है 2 into 10 to power minus 3। इसी तरह से 2 by जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे उतने में माइनस पावर चढ़ेगी, और जितने नंबर ऑफ जीरो नीचे आएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा कि नहीं? मतलब 2 का 10वां पार्ट, इसका मतलब हुआ 10th पार्ट ऑफ द 2, इसका मतलब हुआ 100th पार्ट ऑफ द 2। मतलब जितना ज्यादा आप डिवाइड करते जाओगे, नंबर ऑफ जीरो बढ़ाते जाओगे नीचे, उतना छोटा नंबर आता जाएगा। Am I right or not? यस सर, यस राइट सर, सर। सबको क्लियर है ना ये बात? यस सर, यस। अब अगर 2 के नीचे बहुत बड़ा नंबर डाल दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6, और इसको डाट डाट करते करते 24 तक ले गए, मतलब 24 जीरो नीचे हैं, तब इसको बोलेंगे 2 into 10 to the minus 24। मतलब बहुत ज्यादा छोटा। मतलब 24 टाइम्स अगर 100 को कर दो, मतलब 10 को अगर 24 से पावर कर दो, उतनी पावर। आप समझ जाओ कि 10 अब के इतना पावर, छोटा सा माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता होगा फिर तो। हाँ बहुत छोटा पार्टिकल। तो उस स्मॉलर देन डस्ट पार्टिकल। तो अब इसका वेट जो है 1.673 into 10 to the power minus 10 to power minus 24 ग्राम है। मतलब कि बहुत ज्यादा छोटा है। 10 to power minus 24 ग्राम के रेंज में है एक हाइड्रोजन एटम का वेट, ठीक है। अब देखो आगे लाइन में लिखा हुआ है, जस्ट सी द लाइन बाय लाइन इन योर मॉड्यूल, प्लीज सी। एटॉमिक मास इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो आगे लिखा हुआ है, टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस इन यूजिंग such small and complicated figure in our calculation। तो इन छोटी छोटी कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मान लो हमारे पास 10 एलिमेंट फाइंडेड है, मान लो हमारी पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 10 तक अगर बात करूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, मान लो हमारे पास 10 एलिमेंट फाइंडेड हैं। अब अगर मैं एक एक का एटॉमिक मास ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा तो किसी में 10 to the minus 25 आएगा, किसी में 25 minus 26 आएगा, किसी में -24 का कुछ रेंज आएगा, किसी में कुछ से मल्टीप्लाई होगा, किसी में कुछ पॉइंट आएगा। तो मतलब इसकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है या नहीं है? Yes sir, yes sir, it is very difficult. Yeah, बेटा please see on the screen and please on your video, everyone please on a video। जो नहीं कर सकता just leave the meeting please। Okay,
तो बेटा इसके हर किसी का मास फाइंड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी फिगर्स जो हैं बहुत कैलकुलेटेड फिगर्स हैं, और ये बहुत कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा, क्योंकि -24 के पार्ट में या -24 के रेंज में लेके जाना और उसको कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है। तो हम करते क्या है, तो टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस इन यूजिंग सच ए स्मॉल एंड कॉम्प्लिकेटेड फिगर इन अवर कैलकुलेशन, आगे देखना बेटा मॉड्यूल में देखते चलो, it was necessary to define atomic mass. It was necessary to define atomic mass in such a way that we get the simple figure of them. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम कुछ ऐसा एटॉमिक मास के लिए करें या उसको हम डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसे प्रोसेस को अपनाएं जिससे कि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। इतना समझ में आया सबको? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यार लाइन टू लाइन उसकी हिंदी बता रहा हूँ, अगर आप समझ नहीं आया तो कब समझोगे बताओ? उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था, उस कैलकुलेट करने बहुत मुश्किल, उसको हम ये हमारे लिए जरूरी बन जाता था कि हम उसको कैलकुलेट करने के लिए, यार प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार, उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऐसे रेंज बनाए या कुछ ऐसे हम लिमिट्स को बनाएं या कुछ ऐसा तरीका बनाएं जिससे कि उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाए। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, आप देखना। सर उसको कैलकुलेट किसने किया होगा? एटम बता रहा हूँ आगे यार, वेट करो। सर मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। ओके, it was necessary to define atomic mass in such a way that to we get simple figure for them. तो वहां पर एक फिगर है, carbon 12 atom is that atom of carbon which has 6 proton and 6 neutron and in its nucleus, so its atomic number is 12. बेटा देखो कार्बन 12 है, 6C12 इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप कभी इसको देखे हो, पहले मैंने बताया भी हुआ है। इसके सेंटर के अंदर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं या नहीं? होते हैं। बेटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना सब बताया हुआ है। 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए इसका एटॉमिक वेट 12 है या नहीं है? इसका एटॉमिक मास 12 है कार्बन का। तो कार्बन के स्टैंडर्ड में अब हमें कार्बन का एटॉमिक मास पता चल चुका है, अगर हम बाकी को कार्बन के साथ रिलेट कर दें तो हमें सबके मास को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का मास -24 के रेंज में, -25 के रेंज में याद करना इतना मुश्किल है कि हम उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कार्बन से रिलेट करके सबके मास को रिलेट कर दूं तो क्या मैं बता नहीं सकता कि देखो मैं बता ये रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना। मान लो कार्बन का मास है 12 × 10, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू, अगर नहीं समझना है तो मत समझो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू, 12 × 10⁻⁻24 के रेंज में अगर कार्बन आ रहा है, मान लो ग्राम, तो अगर मैं सबका मास निकालूं तो मान लो, या अगर मैं क्या करूं, मान लो इसका 12 ग्राम, इसका इतना ग्राम आ रहा है, अब इसका मान लो आ रहा है 13 × 10⁻24 ग्राम, इसका मान लो आ रहा है 14 × 10⁻24 ग्राम, मान लो सबका अलग अलग आ रहा है, तो मैं क्या करूं, अगर एक दूसरे से डिवाइड करके एक रिलेटिव वैल्यू निकाल पाऊं तो क्या हमें बताना आसान नहीं हो जाएगा? यस सर। सर यस सर, अरे यार आसान हो जाएगा। शाश्वत, वेदांत और अथर्व 3 बच्चे हैं एक क्लास में, मान लो किसी की वैल्यू, किसी के पास मान लो शाश्वत के पास जो वेट है मान लो वो है 20 kg, वेदांत के पास वेट है मान लो वो 40 kg, और अथर्व के पास मान लो 60 kg का वेट है। ठीक है, और मेरे को अगर बताना है सबका 20, 40 kg या 60 kg याद रखना है, अगर मुझे एक काम मैं करूं कि यहाँ पर शाश्वत को अगर मैं बोलूं कि इसके पास 20 kg वेट है, इसको मानो 20 kg एक रिलेटिव वैल्यू, प्लीज लिसन टू मी, और मैं ये बोल दूं कि जो ये अथर्व है इसके पास शाश्वत का 2 गुना वेट है, मतलब 2 × अथर्व है, सॉरी 2 × शाश्वत है, और अथर्व और जो नेक्स्ट वाला है जो भी है इसके पास 3 × वेट ऑफ शाश्वत है। तो क्या मैं आराम से फाइंड नहीं कर सकता? सर अगर आपने उस दूसरे वाले को 40 वेट दिया वेदांत को, तो सर उसका तो 2 × होगा ना फिर? क्या सर अगर आपने वेदांत को 40 वेट दिया है तो वो तो 2 × होगा ना वेदांत? ये शाश्वत था ना, इसके पास 20 kg था, तो वेदांत मान लो ये वेदांत था तो इसके पास 42 × शाश्वत हो जाएगा,
और इसके पास अगर 60 केजी है, ये मान लो अथव है, तो इसके पास हाँ सर, फिर तो यही है सर, मेरे 3 को लग इंटू रहा था। शाश्वत हो जाएगा, होगा या नहीं? हाँ सर, ये सही है। तो क्या हमें सबके वेट को याद करने की जरूरत है? अगर मैं बता दूं कि भैया एक लड़का है इस क्लास में, उसका वेट, एक लड़का है शाश्वत, उसका वेट है 20 केजी, और बाकी 2 बच्चे और हैं इस क्लास में, अथर्व और वेदांत, और उस अथर्व के पास जो वेट है वो 3 इंटू शाश्वत है, और जो वेदांत के पास वेट है वो 2 इंटू शाश्वत है। तो क्या हमें ज्यादा वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नो सर, पड़ेगी? नो सर, आराम से बोल देंगे भैया, एक लड़का मान लो एक लड़का उसका राज 2 है गुना कोई, और 3 गुना। हाँ बोल देंगे सीधे, उसके बाद 2 गुना है, उसके बाद 3 गुना है, उसके बाद 4 गुना, उसके बाद 5 गुना है। हमें कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो यहां तक तो ठीक था 20 केजी। अब मान लो शाश्वत के पास वेट होता 5 इंटू 10 टू, मान लो इसके पास वेट होता 5.0023 इंटू 10 टू पावर -27 ग्राम। मान लो इस शाश्वत के पास इतना वेट होता, मान लो, तो भैया अगर, और सब मान लो वेदांत के पास होता 10.0046 इंटू 10 टू पावर -27 ग्राम, और जो तीसरा वाला कौन था, अथर्व, उसके पास 15.0069 इंटू 10 टू पावर -27 ग्राम होता। तो भैया अगर हमें एक की वैल्यू पता है, ये है शाश्वत की वैल्यू, ये है वेदांत की वैल्यू, और ये है अथर्व की वैल्यू। आप अगर ध्यान से देखो तो जो वेदांत का जो वेट है वो शाश्वत के वेट से 2 गुना है। करके देख लेना, इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे यही आ जाएगा, करके देख सकते हो। अरे यार 5.00 कर लो ना 2 से सर, 2 करो, आ जाएगा ये 10.0046। अब यहाँ पर जो तीसरा वाला कौन था, अथर्व, अथर्व के पास 15 है। अगर आप शाश्वत को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा अथर्व वाला। तो अब यहाँ पर आप बताओ, अगर आपको याद करना होता, अगर मान लो तीनों का वेट याद करना है तब मुश्किल है, या एक का याद कर लो बाकी का रिलेट कर दो? सब एक का याद कर लो। एक का याद कर लो। तो अगर मैं शाश्वत का वेट याद कर लूं कि 5.0023 इंटू 10 टू पावर -27 ग्राम है, और मैं बता दूं कि वेदांत का वेट 2 इंटू शाश्वत है और अथर्व का वेट 3 इंटू शाश्वत है, तो क्या मेरे लिए कैलकुलेशन करना इजी नहीं हो जाएगा? सब हो जाएगा, ऑब्वियसली इजी हो जाएगा। इसी तरह इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल में अब हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब 118 एलिमेंट के लिए हर किसी के पावर में, माइनस में, ये में, वो में, इसको याद करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने एक थियरी बनाई, वो इंटरनेशनल यूनिट है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने भी मिलकर बनाई है, वो एक इंटरनेशनल यूनिट है। उन्होंने क्या किया, कार्बन से बाकी वेट को रिलेट कर दिया। कार्बन का वेट पता था, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के वेट सबको पता था। इनके सेंटर में, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, ऑब्वियसली इसका वेट 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास सेंटर में कितने हैं, 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, होते हैं ना? यस सर, बताया हुआ है 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑब्वियसली उसका वेट 1 हो जाएगा। और ये वेट निकाल करके सीधे बाकी वेट को अगर रिलेट कर दो, तो उनको बता सकते हैं कि कार्बन के रिस्पेक्ट में इतना आ रहा है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इतना आ रहा है। तो एक का वेट याद करना पड़ा, बाकी का वेट रिलेट कर दिया, ऑब्वियसली बाकी का भी फाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। मतलब अगर अपन को एक का वेट पता हो तो सब अपन उसका साल हाँ, अगर एक का पता है तो हम बाकी के मास को निकाल सकते हैं, हमें उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। हमें 0.24, 0.27, -27, -28 में याद करने की जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखेंगे, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से रिलेट करके बाकी सबका मास निकाल देंगे या नहीं? बोलो भैया, बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर सर ये पॉइंट के अलावा किसी में भी उसमें, मतलब अगर एक सिंपल इंटीजर में हो, फिर भी कुछ प्रॉब्लम तो होगी नहीं ना? क्या सर अगर ये 15 पॉइंट के अलावा 15 हुआ सिंपल, तो सर फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना? और सर दिक्कत तो होगी, -27 तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, उसका नहीं बोल रहा, मतलब पावर याद करनी पड़ेगी। अगर मान लो सिंपली अगर मैंने कैलकुलेट उस तरह से नहीं किया होता, या हमारे साइंटिस्ट ने नहीं दिया होता कि कैसे उसके वेट को डिफाइन करेंगे, तो फिर हमें माइनस पावर में याद तो करना पड़ता ना। सर मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने 15.0069 लिखा है, तो सर इसको तो सर अगर ऊपर 5 हुआ और 10 हुआ और पॉइंट को हटा दिए, तो सर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? फिर भी वैसे ही होगा ना? ऑब्वियसली वैसा ही होगा, जो भी वेट आएगा।
क्या यार, मल्टीप्लाई डिवाइड और ये क्या पूछते रहते हो छोटी छोटी चीजें, पॉइंट हाँ हटा सर, के सीधे डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटा के सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, सब क्या है यार। मैंने जो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैथमेटिक्स का नॉर्मल टूल्स पूछ रहे हो या उसमें क्या मैं बताऊं, हटा दोगे तब भी दिक्कत तो रहेगी ही ना, बाकी चीज तो रहेंगी, इसमें डूना तिगुना तब भी तो रहेगा ना वही चीज में, क्या जबरदस्ती की क्वेश्चन पूछना। चलो बेटा आगे देखना, कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन which has 6 proton and 6 neutron in its nucleus so that its mass number is 12। तो क्या किया इन्होंने, कार्बन 12 का सबसे पहले डिफाइन किया। कार्बन 12 के पास सेंटर पर 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे, दोनों को ऐड किया, आ गया 12 मास नंबर। ठीक है, दोनों को ऐड किया क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक वेट के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको मैंने बताया है एटॉमिक वेट का फॉर्मूला ऑफ द एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर भूल गए हो तो यू कैन लीव द क्लास। याद है या नहीं है? हाँ सर ये तो याद है सर, सर मैंने याद लिखा है। हुआ था सर, मैंने 10 बार देख लिया, मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने बहुत बार लिखा। तो पहले भी बताया हुआ है ये चीज और आज भी बताया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा। कार्बन 12 एटम हैज, बेटा सबसे लास्ट लाइन देखना अपने मॉड्यूल में, कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड। क्या सर वो बच्चा किसी और से कह रहा था। Carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit written as 12U। देखो इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 के मास को डिफाइन किया और इसकी वैल्यू आ गई 12। कितनी आई? 12। इसको सीधे सीधे एक यूनिट प्रदान करी, एक एटॉमिक मास यूनिट होती है। कहीं कहीं आपको एटॉमिक मास, क्योंकि हर चीज हर एक वैल्यू की कोई ना कोई यूनिट होती है, तो एटॉमिक मास यूनिट एक वैल्यू होती है। इसको कभी कभी AMU में दिखा देता है। AMU, एटॉमिक मतलब ए, मास मतलब यम और यूनिट मतलब यू। कभी कभी ये AMU में लिखा जाता है, लेकिन जनरली आजकल जो हम आप फॉर्मूला देखते हैं, जो हम न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें डायरेक्टली यू लिखा होता है। सर तो हाँ अब सर, कार्बन का जो मास है वो अगर 12U है डायरेक्टली, तो इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 के मास को डिफाइन किया और एग्जैक्टली ये 12U मान लिया। अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 12। सर याद है मैंने आपसे उस दिन पूछा सर AMU का मतलब क्या होता है सर? हाँ, तो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है, एटॉमिक मास यूनिट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है AMU। सर आप पेज बोल नंबर रहे थे कि 12 आपने खोलना पढ़ाया बेटा। अथर्व त्रिपाठी, हैव यू आर यू सीइंग ऑन द मॉड्यूल? Yes, sir. So please open the page number 12 ना। Sir, I have opened. Okay, so in the page number 12 there is a definition written, definition of the atomic mass. So atomic mass expressed as how many times mass of an atom of an element is heavier than 1/12 mass of the carbon atom। अच्छा 1/12 क्यों किया? क्योंकि 1/12 का मतलब हुआ, अगर 1/12 से डिवाइड कर दिया 12 यूनिट को, तो ये सीधे सीधे U आ गया। अब ये बन गया 1U, मतलब जितने नंबर ऑफ मास, अगर मान लो सोडियम का निकाल रहे हैं, आज 23 आता है ना सोडियम का मास, तो इसको सीधे सीधे 23U। ऑक्सीजन का मास निकालते हैं 16 आता है, तो इसको 16U। अगर हम निकालते हैं नाइट्रोजन का मास 14 आता है, इसको सीधे 14U। इसको अगर फ्लोरीन का निकालते हैं 18 आता है, इसको 18U। तो सीधे सीधे U में डिफाइन कर दिया, क्योंकि 1/12 के मास के मल्टीप्लाई में उसको लिखा उन्होंने। अभी बात समझ में आई? कोई समझा सकता है मुझे? सर आ गई मैं, सर मैं समझाऊं? हाँ हाँ यू कैन। सर जैसे हमने, सर कहाँ से समझाना है सर? पूरा समझाओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास? सर सर जो साइंटिस्ट थे सर, उन जैसे हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सर एटॉमिक मास को फाइंड करना, तो सर उन्होंने एक चीज निकाली जिससे कि हम एटॉमिक मास बहुत इजी तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो सर अगर हमें किसी एटॉमिक मास दिया, जैसे 5 दिया, तो सर 5 को 5 दिए, तो सर हमें अगर 10 और 15, सर 10 और 15 का निकालना है सर, तो सर हम उसको इंटू 2 कर सकते हैं जिससे कि 10 आ जाए, और सर 5 को इंटू 3 कर सकते हैं जिससे कि 15 आ जाए। और सर अगर सर जो आपने अभी बताया, इसको हम 1/12 इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा 1U निकल जाए। मतलब ऐसा होता है कि
एटॉमिक मास को और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस एटॉमिक मास निकाल के उसके आगे यू निकाल लगा देना होता है। Anyone else? Ojas Gupta, can you tell? Yes, sir, I can tell. Yes, tell. सर काफी सर जैसे कि आपने अभी बताया कि 10⁻⁻24 तक वेट चले जाते हैं, तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है वो निकालना। तो साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला निकाला, 1/12 ऑफ द कार्बन मास, 1/12 ऑफ द कार्बन मास मीन्स 1/12 into 12। तो सर यू आंसर हमारा एक्चुअली तो यू ही आएगा, मीन्स 1 आएगा। तो सर हम डायरेक्टली उसका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको ऐड करके लिख देते हैं। Okay. Anyone else? Tanushka Rajput. Saswat Sappal. Okay, you Sir, I had only told about it. Athar Tripathi, can you tell Yes, sir. what you understand till now? Sir, atomic mass Beta, your voice is not coming. Okay, next one. Next one. Someone else. Just mute yourself, beta. Your voice is not coming properly. Tanushka, can you tell? Shubh, can you tell? यस सर। Yeah. What have you understand till now about the atomic mass? सर मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि सर जैसे साइंटिस्ट को बहुत डिफिकल्ट हो जाता Beta, please, other one, please mute your mic, please. अथर माइक Athar, please mute your mic, please, and I'll remove you, yaar, please. Yeah. Shubh, tell me. सर साइंटिस्ट को बहुत डिफिकल्टी आ रही थी हर एटम का वो निकालने के लिए सर मास। तो फिर सर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि सर हम है ना एक एटम को ले लेते हैं और फिर जितना गुना वो ज्यादा होगा उतना हम कर देंगे। बेटा देखो, गुना ज्यादा नहीं, एक्चुअली बात यह है कि हमें -24 जैसे यूनिट्स को हटाना है। तो यहाँ पर डिफिनीशन, पहली बात तो एक बार डिफिनीशन देखो, लिखो डिफिनीशन पहले। सर ही केम फर्स्ट, जो गुप्ता। कौन गुप्ता? सर जो जिसने भी बोला सर ही केम फर्स्ट। वी कैन। सर ही केम फर्स्ट इन द थर्ड टेस्ट। सो सर मैं बता रहा था। बेटा फर्जी चीजें मत करो क्लास में, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और पढ़ भी नहीं पाओगे। just try to be take care about your study. Don't talk about another one. I'll give you time. जब मौज मस्ती का टाइम होगा I'll give you time. सर अब एटॉमिक मास समझ में नहीं आ रहा है, पूरी क्लास तो परपेंडिकुलर तरीके से लेट गई है, किसी को पता नहीं चल पा रहा है, ऊपर से तुम्हें ये सोच रही है कि वो फर्स्ट वो सेकंड। लिखो पहले डिफिनीशन, लिखो सही से। एटॉमिक मास एक्सप्रेस, लिखो पहले फिर बताता हूँ। एटॉमिक मास, सर यहीं से लिखना है ना सर, ऊपर वाला लिखा नहीं था। एटॉमिक मास एक्सप्रेस, बेटा रिकॉर्डिंग से लिखना अच्छे से। एटॉमिक मास एक्सप्रेस as to how many time mass of an element the mass of an atom, how many times mass of an atom is heavier than carbon's one atom of an element। कौन बोला था अभी? Tanushka Rajput is saying that her mic is not opening. That's why she is not speaking the answer. Okay, atom of an element is heavier than heavier than 1/12 the mass of carbon atom. 1/12 the mass of carbon 12 atom. आगे लिखना atomic mass unit U
is equal to 1/12 of the 1/12 the mass of a C12 atom. बेटा देखो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम पता होना चाहिए, मतलब कार्बन 12 का मास हमें 12 पता था। 1/12 इन्होंने बताया कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस एज हाउ मेनी टाइम मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। मतलब किसी भी के मास को निकालना है तो वो कितने टाइम 1/12 ऑफ द कार्बन 12 के मास से भारी है, बस वही हमें पता चल जाए। बस हम सीधे उसको u से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि u की वैल्यू मान लो हमारे पास आई है, मान लो हमने निकाल लिया है u, और u की वैल्यू आई है 1/12 और इनटू द मास ऑफ द कार्बन 12, एक कार्बन 12 एटम, और एक कार्बन 12 एटम का मास मान लो कि आया 12 इंटू 10 टू पावर -24 या कुछ भी आया था इसका मास। आपने सीधे 1/12 इंटू 10 टू पावर -24 एटम को इसको सीधे u लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 से 12, ये मान लो 12 हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी और 12 से 12 कैंसिल हो गया और इसको u पहले ही मान लिया। अब किसी और का मास निकालना है, मान लो हमें ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का मास 16 आता है, मान लो 16 एटॉमिक मास दिया गया है। अब हमें कार्बन वाले का मास पता है कि इसकी u की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम सीधे कर देंगे कि 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 और इंटू 16, बस कुछ करना नहीं है। अब 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन की वैल्यू u आती है, आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर u लिखा हुआ है, तो आपने इसको u कर दिया और इंटू 16, कितने गुना भारी है 6, तो यहाँ 16 गुना भारी है और ये हो जाएगा 16u। कोई दिक्कत किसी को? अब मान लो क्लोरीन का, मान लो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन का निकालना हुआ, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो फिर से हम 1/12 इंटू मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम So 14. इंटू 14, सीधे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 14 आया है, तो इसमें 1/12 इंटू मास ऑफ द कार्बन 12 एटम की वैल्यू आई थी u, और यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो इसकी मास ऑफ द नाइट्रोजन हो जाएगा 14u। कोई दिक्कत? No, sir. अगर मैं मास ऑफ द नाइट्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालूं इसी स्केल पे, तो कितना हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, जनरली 1 एटम आता है इसके अंदर। अगर मैं निकालूं 1/12 इंटू मास ऑफ द कार्बन 12 एटम और इंटू 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 1u, सीधे सीधे u लिख देंगे इसको। अगर मैं इसी पे निकालना चाहूं मास ऑफ क्लोरीन का होता है 35.5, अब मैं निकालना चाहूं तो 1/12 इंटू मास ऑफ द 35.5. सर 35.5। हाँ, मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, तो ये हो जाएगा 1/12 और इंटू 35.5, तो ये सीधे सीधे, क्योंकि 1/12 इंटू मास ऑफ द कार्बन 12 की वैल्यू हमने u लिख दी थी, तो ये हो जाएगा 30.5, तो ओवरऑल आ जाएगा 30.5 u। कोई दिक्कत किसी को? आज के बाद किसी की भी मास की वैल्यू देनी है, आप सीधे इसको और कार्बन के कंपैरिजन में देते हो और वो 35.5 u दिया होता है। अगर आप प्लीज अगर आप पीरियडिक टेबल को देखोगे तो पीरियडिक टेबल में जहां जहां भी एटॉमिक मास गिवन है वहां पे कहीं भी -24 -28 कुछ भी नहीं लिखा है, सीधे बस एक सिंपल वैल्यू लिखी है ना? Yes, sir. हाइड्रोजन का मास आपके पीरियडिक टेबल में कितना गिवन है? 1. कितना गिवन है? 1.00. और आप बताओ वहां पर 1 गिवन है, और आज हमने प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से ये बताया कि हाइड्रोजन का मास आता है, कितना आता है? मैंने कहीं लिखाया या नहीं लिखाया? 1u. नहीं, ग्राम में कुछ और लिखाया, ये देखो Sir, 16. 1.673 to 10 to power -24 gram. 1.617 to 10 to power -24 ग्राम लिखाया है या नहीं? Just wait a minute, I am just giving you some concept. 1u कितना मास आया है? मास ऑफ हाइड्रोजन, यही आया है ना? अभी निकाला तो कार्बन के रिलेटिव में मास ऑफ द हाइड्रोजन 1u आया ना भैया? ये देखो निकाला अभी,
ये 1u ही आया कि नहीं आया? अगर मुझे अब मास ऑफ द हाइड्रोजन को मैं वैल्यू रख दूं, कितना अभी थोड़ी देर पहले कितना बताया मास ऑफ द हाइड्रोजन की वैल्यू? 1.673 into 10 to the power minus 24 grams. 24. 1u is equal to 1.673 into 10 to power minus 24. क्या मुझे वैल्यू नहीं पता चल गई इवन u की? भैया मास ऑफ द हाइड्रोजन हमने लिख दिया जो ग्राम में लिखा हुआ था, ये वैल्यू है ग्राम में, मतलब ग्राम में 1.673 into 10 to power minus 24 लिखा होता है। अब कहीं भी पीरियडिक टेबल में अगर आपको ग्राम में वैल्यू निकालनी है, अब जैसे Na है, Na की वैल्यू क्या होता है बेटा? सोडियम, वैसे अपन इनटू करते हैं तो सर बेटा प्लीज वेट, सोडियम 11 Na23 होता है। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो आपकी पीरियडिक टेबल में एटॉमिक मास यूनिट यानी कि यू यूनिट में दिया हुआ है, उसकी वैल्यू होती है 23u। अगर मैं इसको ग्राम में निकालना चाहूं तो 23 को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.673 into 10 to the minus 24 से, और आराम से मुझे ग्राम में वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आज वो यूनिट नहीं दिखाई गई होती, अगर कार्बन की यूनिट नहीं आई होती, एक स्टैंडर्ड कार्बन यूनिट यू से नहीं डिनोट किया गया होता, तो हर किसी टेबल के अंदर, टेबल में डिनोट किए हुए हर किसी, बेटा प्लीज म्यूट यार, हर किसी एटम के, हर किसी एलिमेंट के अंदर पीरियडिक टेबल में आपको -24 के रेंज में वैल्यू चढ़ानी पड़ती, होता कि नहीं? होता। लिसन टू मी, जस्ट सी है, एक तो दिमाग भी कमजोर है, ऊपर से पूछना सब होता है यार। चार बच्चे हैं, अगर कुछ भी अगर इधर उधर कर दो जो प्रॉपर तरीके से उनको याद नहीं करवा दिया क्लास में, तो समझ लो कि क्लास धराशायी हो चुकी है। मैंने ये चीज काफी बार नोटिस की है इस बैच में, खुद से कोई एफर्ट ही नहीं डालता है। बातें बड़ी बड़ी आती हैं बस। अभी आपको पीरियड टेबल दिख रही है आपकी स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर हर किसी के ऊपर एक मास यूनिट दी हुई है। ये देखो यहां पर एक दिया हुआ है 1.008 दिया हुआ है ना? Yes, sir. ये होता है 1u 1.00, ये u में लिखा गया है, इसकी यूनिट 1.008 u होती है, u में लिखा जाता है। Li का वैल्यू दिया गया है 6 ना, तो 6.94 u होता है। ये बेरिलियम में 9.0122 लिखा है ना, इतना u होता है ना? सारे के सारे u में लिखे गए हैं, बस u लिखा इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने यहां पर पीरियड टेबल जहां पे लिखी गई हुई वहां पे दिखाया गया होगा ऑलरेडी कि all the mass are written in atomic mass unit। पीरियडिक टेबल के पहले ये लिखा होता है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जितने भी इसमें मास लिखे गए हैं सब एटॉमिक मास यूनिट में है। और 1u की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा? सर ग्राम में ना? हाँ, So 1.673 into 10 to power -24। अच्छा, अब अगर मैं इसी लिथियम की वैल्यू को या लिथियम के वेट को मैं ग्राम में निकालना चाहूं तो कोई दिक्कत? नो सर। अगर मैं ग्राम में निकालना चाहूं तो सीधे 6.94 को 1.673 into 10 to power -24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या नहीं? सीधे वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं, कितना इसका ग्राम आएगा? एक बात बताओ, अगर यही हमारे पास u अवेलेबल नहीं होता तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत होती। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, जरा कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से 1.673 और इसमें 6.94 की वैल्यू कितनी आएगी? कैलकुलेट
करो। कैसा कर रहा हूँ? सर कैलकुलेटर से। अरे करो, कैसे भी करो यार, बहुत जीनियस हो तो तुरंत करके बताओ 1 सेकंड के अंदर। Sir, answer और सर इसकी आ रही है सर 11.3 सर 11.3 सर 11.610062 नहीं सर 11.3 11.3 अरे यार कैलकुलेटर से आंसर नहीं निकाल पाए यार, मतलब हद हो गई है। 11 क्लास लीव कर दो यार प्लीज यार, 11.0 कैलकुलेटर से कोई आंसर नहीं निकाल पा रहा, मैं निकाल रहा हूँ। सर सर इसका होगा सर 11.3 11 रहने दो यार भैया, मैं निकाल रहा हूँ यार। सर ये शाश्वत का गलत आंसर है। अरे रहने दो यार, सर, मैं निकाल रहा हूँ। सर 11.36 E minus 23 कितना बुरा हाल है यार क्लास का। नहीं सर सर 1.161062 E minus 23 हाँ सब आप शाश्वत ने सही बताया। 11.610062 11.610062 एक बात बताओ, अगर लिथियम का वेट है 6.94 यूनिट और इसको आपने अगर जो एटॉमिक मास यूनिट है इसको आपने कैलकुलेट किया ग्राम में, तो इसकी वैल्यू आई 6.94 into 1.673 into 10 to power minus 24, और जब इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आया 11.61062 into 10 to power minus 24 ग्राम। क्या ग्राम में लिख पाना पॉसिबल था इसको पीरियडिक टेबल के अंदर? कितनी जगह कंटेन करता, आपको पता है कितनी जगह कंटेन करता? आज जो नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पर 131.29, यहाँ पर 83.798, ये आज उसी रीजन की वजह से लिखी हुई है क्योंकि हमने हर किसी को कार्बन के मास के साथ रिलेट कर दिया है। कोई दिक्कत? No, sir. बेटा अब तो समझ में आ गया होगा ना एटॉमिक मास। हाँ सब इंटू कर देते हैं सर उसकी पावर। बस इसको नहीं समझ में आया अब भी कोई बात नहीं बेटा, अब याद भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अगर मान लो नहीं दिया होता, अगर यूनिट अगर हमें नहीं पता होती तो आज हमारे पास दिक्कत क्या थी, हम हर किसी को 20 पावर 4 में या -24 के यूनिट में लिख पाना बहुत मुश्किल था। कि अगर मैं आज इसको लिखना चाहता तो अगर मान लो टीएस को लिखना चाहता या ओजी को लिखना चाहता या मान लो एफआर को लिखना चाहता, आरए को लिखना था, किसी का भी अगर मैं वेट लिखना चाहता तो हमें सीधे सीधे उसकी मास यूनिट को हटा के उसमें -24 यूनिट चढ़ा के उसके बाद पीरियडिक टेबल में इसको लिखना होता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर बताओ प्रैक्टिकली हमारी पीरियडिक टेबल कितनी बड़ी हो जाती, खुद सोचो। मास में ये कैलकुलेट कितना ब्रेथ में आता यार, ये इतना आसान है क्या यहाँ पे लिख पाना? जरा लिख के देखो 11.11.61062 into 10 power minus 24 कितना बड़ा पीरियडिक टेबल आता है, पता है आपको? सर पता है मेरे को। तो फिर अब आप बताओ, इसी एक एटॉमिक मास यूनिट की वजह से हमने एक की वैल्यू u मान ली, मतलब 1 u को हमने कैलकुलेट कर लिया और 1 u की वैल्यू 1.673 into 10 power minus 24 रही, और उसको हमने उसी के रिस्पेक्ट में हर किसी का निकाल लिया। और जो भी आज पीरियडिक टेबल में फाइंडेड एलिमेंट है, हर किसी की जो एटॉमिक मास की यूनिट आई है वो सारी की सारी u के रेंज में है। और आपको बस केवल मॉड्यूल के अंदर जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिख लेना है। एटॉमिक मास में जो भी आपके पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लेना है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन एंड एटॉमिक मास। कोई दिक्कत? No, sir. सर बेटा- कल मेरी मम्मा आई थी क्या? क्या सर कल आप मेरी मम्मा से मिले थे क्या? बेटा मेरे को तो याद नहीं है, मैं तो नहीं मिला था वैसे। हाँ सर, क्योंकि मम्मा बोल रही थी कोई सर मिले थे। ओके कोई साल होंगे। तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस एज टू हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज heavier than 1/12 the mass of carbon 12 atom. So atomic mass unit 1/12 the mass of the carbon 12 atom. So 1 u की वैल्यू 1.6605 into 10 minus 24 ग्राम आती है, और हमने उसके बारे में पूरा कैलकुलेट कर लिया है। तो एटॉमिक मास की स्केल आपको कार्बन स्केल पे लिखनी है। बस आपको इतनी चीजें जाननी है कि एटॉमिक मास क्या होता है, उसको किस स्केल पे मेजर करते हैं, उस स्केल पे जिससे मेजर करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रीवियस क्लास और इस क्लास को मिला के एक बढ़िया सी नोट्स बनाना, 1-2 पेज जो भी लिख पाना अच्छे से उसको राइट करना, एंड नेक्स्ट क्लास में आई डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत? ओके सर। सर अभी थोड़ा बताइए, अभी 8 मिनट बचे हैं।
8 मिनट्स बचे हैं सर। नहीं, मैंने बता दिया एटॉमिक मास पूरा कैलकुलेट करके बता दिया। आज तो कुछ दिक्कत सर ही नहीं होनी। मॉलिक्यूल सर मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं अभी तो नहीं कर सकता। सर तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेना सर सुबह। क्यों? कल सर मॉलिक्यूलर मास के लिए। कल तो क्लास ही है। नहीं सर सुबह ले लेना ना। सुबह स्कूल की क्लास होती है स्कूल की। चलो अच्छा लिखो मॉलिक्यूलर मास, 15 मिनट खत्म करते हैं मॉलिक्यूलर मास भी। ठीक है सर 8 मिनट। बेटा, 15 मिनट तक तो जाएगी क्लास। सर होन तो वैसे भी आज तो सर मेरा स्कूल की क्लास सर 1 बजे थोड़ी ना चलती होगी सर, आप 1 बजे ले लेना। नहीं, अभी मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है, लिखो मॉलिक्यूलर मास। 12:40 पे तो खत्म होती है स्कूल की क्लास। बेटा नहीं जस्ट सर 1 बजे तक चलती है सर, 1 बजे से ज्यादा चलती है। जस्ट म्यूट योर माइक एंड जस्ट राइट इट व्हाटएवर आई एम जस्ट राइटिंग ऑन द सर स्क्रीन। 5 बजे किसकी क्लास है? सर मेरी अभी। क्या नाम है सर तुम्हारा? कल ही सर मेरी भी होती है सर 1:30 बजे तक। हाँ सर 5 बजे क्लास है किसी की अभी? सर मेरी है। हाँ सर सर मेरी तो सर सुबह 7:30 बजे